नमस्कार, प्रदेश हमारा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। डूंगरपुर से ये बड़ी खबर है जहां पर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कार्रवाई करते हुए 2 सीआई और 2 कांस्टेबल को ट्रैप किया गया। एसीबी की टीम ने कोतवाली थाना सीआई दिलीप दान, धम्बोला थाना सीआई भैयालाल अंजना, कोतवाली थाना रीडर भोपाल सिंह और आसूचना अधिकारी जगदीश बिश्नोई को शराब ठेकेदार से 3,30,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने 2 शराब ठेकेदारों के खिलाफ दर्ज मुकदमों के सेटलमेंट के लिए रिश्वत ली थी। कोतवाल दिलीप दान 2 दिन पहले 5 लाख रुपए ले चुका था। फिलहाल कोतवाली थाने में कार्रवाई चल रही है। वहीं एसपी बजरंग सिंह ने बताया कि मामले में डूंगरपुर एसपी सुधीर जोशी की भूमिका भी संदिग्ध है, जिसकी भी जांच की जा रही है। ये जो थाना अधिकारी हैं उनके जो मोबाइल ले रहे हैं, जो भी संदिग्ध मोबाइल है उनको ले, जो भी कोई इस तरह के एविडेंस आते हैं उसका आधार पर ये करना। अच्छा, दूसरे इनके जो संदिग्ध लोग हैं उनके जो हाउस है उनके सर्च कर रही है, वहाँ पे भी अगर कुछ पाया जाता है तो उसके आधार पर। सहयोगी विष्णु हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी देंगे मामले पर। विष्णु, बड़ी कार्रवाई की गई है एसीबी की ओर से, क्या कुछ अपडेट है फिलहाल? देखिए, पिछले लंबे समय से सूचनाएं एसीबी को मिल रही थी कि शराब ठेकेदारों से बड़े लेवल के ऊपर एक रिश्वत की रकम जो है मांगी जा रही है और रिश्वत की ये रकम मासिक बंदी के रूप में मांगी जा रही है। इसी बीच में एसीबी मुख्यालय में कुछ शराब के ठेकेदारों ने एक सूचना दी और शिकायत दर्ज कराई, जिसमें कहा गया कि पहले उनसे 5 लाख रुपए मासिक बंदी मांगी जा रही थी, लेकिन अब एसपी के नाम पर यह बंदी 10 लाख रुपए कर दी गई है। ऐसे में परेशान एसी जो शराब के ठेकेदार थे उन्होंने एसीबी मुख्यालय में शिकायत की और एसीबी ने उसका सत्यापन किया, जिसमें 5 लाख रुपए लेते हुए थाना प्रभारी को 5 लाख रुपए लेने की जानकारी सामने। उसके बाद आज एसीबी ने ट्रैप रचा और जयपुर में एडिशनल डीसीपी बजरंग सिंह शेखावत के नेतृत्व में टीम डूंगरपुर पुलिस पहुंची और वहां कोतवाली थाना प्रभारी दिलीप सिंह चारण और धनोला एक और एसएचओ को वहां पर ट्रैप कर लिया गया। जी विष्णु, बिल्कुल ट्रैप कर लिया गया है और बताया जा रहा था कि घर पर और दफ्तरों पर भी तलाशी की जा रही थी। क्या वहां से कुछ और खुलासा हो पाया अभी? जी देखिए, अभी एसीबी की सर्च जो है वहां पर जारी है। आपको बता दें कि ये जो रिश्वत की रकम थी यानी एसपी के नाम पे मांगी जा रही थी, उसके बाद में जो दूसरे लेवल पे जो लोग थे वो कोतवाली थाना प्रभारी दिलीप सिंह चारण और दूसरा भैयालाल आंजना था, लेकिन दोनों एसएचओ भी बच करके इस पूरे मामले में रिश्वत का खेल खेल रहे थे। रिश्वत की रकम अपने दोनों कांस्टेबल के माध्यम से मांगी जा रही थी, जिसमें एक कांस्टेबल ने 2.5 लाख रुपए की रिश्वत ली और वहीं पर दूसरा जो कांस्टेबल था उसने 80,000 रुपए की रिश्वत ली, जिनको एसीबी ने ट्रैप कर लिया। दोनों कांस्टेबल ने पूछताछ में बताया कि उन्होंने यह रकम थाना प्रभारी के कहने पर लिए। उसके बाद एसीबी ने दोनों थाना प्रभारी को ट्रैप किया और तब जाके खुलासा हुआ कि एसपी के नाम पर यह रिश्वत की रकम ली जा रही थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विष्णु तमाम जानकारियों के लिए। और रुक कर लेते हैं इस बेचारे एक और बड़ी खबर का। राहुल गांधी के आवेदन को ईडी ने स्वीकार कर लिया है। अब राहुल से सोमवार को अगली पूछताछ की जाएगी। मां सोनिया की सेहत का हवाला देकर राहत की मांग की गई थी। राहुल गांधी का मेल थोड़ी देर मिला ईडी की टीम को। तो मां की सेहत को देखते हुए ईडी ने राहुल गांधी के आवेदन को स्वीकार कर लिया है। अब दोबारा पूछताछ सोमवार को की जानी है। लगातार 3 बार ईडी राहुल गांधी से पूछताछ कर चुकी है और चौथी पूछताछ होनी थी, लेकिन इस बीच राहुल गांधी ने मां सोनिया गांधी की सेहत का हवाला देते हुए आवेदन किया था और उन्होंने कहा था कि अगली ईडी के पूछताछ में वो शामिल नहीं हो पाएंगे। और इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राहुल के आवेदन को ईडी ने स्वीकार कर लिया है। अब दोबारा से पूछताछ सोमवार को होगी। करप्शन मामले को लेकर ईडी लगातार राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है और इसे लेकर देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि झूठे केस में फंसाया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी देंगे दिल्ली से सहयोगी शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, बताया जा रहा है कि राहुल के आवेदन को ईडी ने स्वीकार कर लिया है, क्या कुछ जानकारी इसे लेकर? राहुल गांधी ने आज शाम में
एक रिक्वेस्ट एक मेल के माध्यम से केंद्रीय जांच एजेंसी को भेजा था और उनसे अनुरोध किया था कि उनकी माँ की तबीयत सही नहीं है, इसलिए वो हॉस्पिटल जाना चाहते हैं और अपने सामने अपनी माँ का इलाज करवाना चाहते हैं। लिहाजा इस मामले में उन्हें 2 दिनों की मोहलत दी जाए और वापस फिर वो सोमवार को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर सकते हैं। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए और राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी की स्वास्थ्य कारणों की वजह देखते हुए राहुल गांधी के उस आवेदन को स्वीकार कर लिया है और 2 और दिनों की मोहलत उसे दे दी गई है। सोमवार को वापस फिर से पूछताछ की प्रक्रिया राहुल गांधी से होगी और राहुल गांधी पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने ईडी मुख्यालय में आएंगे। जिस तरह से पिछले 3 बार उनसे पूछताछ हो चुकी है, मसला जो है नेशनल हेराल्ड और यंग इंडियन लिमिटेड से जुड़े मामले में राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है। 3 दिन लगातार पिछले उनसे जी पूछताछ बिल्कुल हुई है थी। शंकर, लगातार 3 दिन राहुल गांधी से पूछताछ की गई है और अब सोमवार को फिर से पूछताछ होनी है। जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि पूछताछ आगे बढ़ती जा रही है, जो घंटे हैं, जो पूछताछ का समय है वो भी बढ़ता जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी शंकर कि जब सोमवार को पूछताछ होगी तो कितने घंटों तक पूछताछ की जाती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ हो रही है और इसके विरोध में देश भर में प्रदर्शन किए जा रहे हैं और प्रदर्शनों पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया जमकर बरसे। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर गुलाब चंद कटारिया ने बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा है भीड़ का डर दिखाकर काले कारनामों का पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी अगर निर्दोष हैं तो कोर्ट से बेगुनाह साबित होकर आए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ईडी को कांग्रेस सरकार ने ही पावर दी है, अब दखल अंदाजी आखिर क्यों की जा रही है। उन्होंने कहा है मुझे भी सोहराबुद्दीन केस में झूठा फंसाया गया था और मैं बाइज्जत बाहर आया। चिदम्बरम सामने ही बनाया था ना, तो उसको किसी भी प्रकार की कोई दखलंदाजी कर ही नहीं सकता है और इसके तहत उनको जो कानूनी अधिकार है उसके तहत आपको बुला रहा है। मुझे भी बुलाने की आवश्यकता होगी तो मुझे ही बुलाएंगे, मुझे फेस करना ही पड़ेगा। सोहराबुद्दीन का मैं अभियुक्त नहीं था, मैं 100% जानता था, मेरे पास सब एविडेंस थी, तो भी मुझे 2.5 साल कोर्ट कचहरी तो करना पड़ा ना। वो तो आपके ज़माने की थी ना, मुझे ज़बरदस्ती फंसाया था कि कोई एविडेंस ना होते हुए भी, फिर भी चूँकि कानून और कोर्ट की प्रक्रिया शुरू हो गई, मैंने कोर्ट के थ्रू अपने आप को निर्दोष साबित करके बाहर आया। देखो निश्चित रूप से उस समय जो कुछ भी षड्यंत्र रचा था वो नरेंद्र मोदी जी को भी उलझाने के लिए किया था और हमारा, चूँकि मैं यहाँ का गृह मंत्री था और सोहराबुद्दीन का केस का इनकाउंटर करने वाला एसपी हमारे यहाँ दिनेश एमएम पोस्टेड था, इसलिए हम सबको साथ लपेटने का प्रयास किया और हमसे ये उगलवाने का प्रयास किया उन्होंने दबाव से कि आप ऐसा बताओ। हमने कहा हम जो झूठ तो बोल ही नहीं सकते हैं, जो सच होगा वो तो कह देंगे और सच्चाई अगर हमारे साथ है तो हम निर्दोष साबित होंगे, कोई दिक्कत ये बात नहीं। उन्होंने हमारा फिर भी चालान कर दिया केस में, हमने कोर्ट को फेस किया और कोर्ट के थ्रू बाहर निकले। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। सवाई माधोपुर जिले में दुष्कर्म की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। जिले के बौली थाना क्षेत्र के एक गांव में 16 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म हुआ। पीड़ित ने परिजनों के साथ बौली थाने पहुंचकर मामला दर्ज कराया, जिसमें बताया गया कि रात करीब 11:30 बजे आरोपी असलम जबरन घर में घुस गया। पीड़ित ने बताया कि आरोपी ने उसे पीछे से पकड़ लिया और मुंह बंद कर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़ित की आवाज सुनने के बाद जब परिजन पहुंचे तो आरोपी भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन परिजनों ने आरोपी को पकड़ लिया। इसके बाद परिजनों ने घटना की सूचना बौली थाना पर दी। पीड़िता की रिपोर्ट पर बौली थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और मामले पर जांच शुरू कर दी है। कल एक बौली थाना क्षेत्र की एक 16 साल की एक युवती थी। ये अपने परिवारजनों के साथ थाना उपस्थित होकर एक रिपोर्ट दर्ज कराया कि मैं मेरे कमरे में सो रही थी। मतलब लघु शंका के बहाने से बाहर गई तो टोली के पास में एक व्यक्ति जो खड़ा था, मेरे बाहर जाते ही मेरे को पकड़ दिया और मेरे साथ में दुष्कर्म किया।
खबर चित्तौड़गढ़ से है। चित्तौड़गढ़ में 60 साल के ओंकार लाल चारण कलेक्ट्रेट के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कलेक्ट्रेट के चक्कर काटने का कारण हैरान कर देने वाला है। दरअसल 2016 में बुजुर्ग का पोता योगेश चरण घर से गायब हो गया था, जो वापस नहीं लौटा। लेकिन आरोप है कि पुलिस ने ना तो इसकी रिपोर्ट दर्ज की और ना ही इसकी सुनवाई की। बाद में 2 साल बाद खेत में काम करने के दौरान एक खोपड़ी बरामद हुई। डीएनए टेस्ट में पुष्टि हुई कि खोपड़ी उसके गायब हुए पोते योगेंद्र की है। तब से ये बुजुर्ग सिस्टम के चक्कर लगा रहा है। मृतक योगेंद्र की खोपड़ी डीएनए टेस्ट के बाद से थाने में जमा है। बुजुर्ग का कहना है कि उसके पोते के शरीर के बाकी हिस्से बरामद करवा दीजिए, ताकि वो अपने पोते की थाने में पड़ी खोपड़ी का भी विधिवत अंतिम संस्कार करा सके। बुजुर्ग ने कलेक्टर से मुलाकात कर शरीर के बाकी हिस्सों की बरामदगी और उसकी हत्या करने वालों को सजा दिलाने के लिए मामले की सीबीआई जांच कराकर न्याय दिलाने की मांग की है। प्रधानमंत्री कार्यालय में राष्ट्रपति महोदय से, मानव आयोग से, मुख्यमंत्री जी से, उच्च न्यायालय जोधपुर को पत्र लिखा। डीआईजी साहब, आईजी साहब, कमिश्नर साहब, सब थानेदार साहब, डीएसपी साहब, इनको कितनी बार निवेदन किया, फिर मेरी गरीब की सुनने वाला कोई नहीं है। 21/9/2016 को सुबह 5 साढ़े 5 बजे बच्चा निकला था, उसकी गुमशुदगी की भी रिपोर्ट नहीं। उधर दौसा जिले के निकट पूरी गांव में बिजली विभाग की टीम के साथ अभद्रता का मामला सामने आया। दरअसल सहायक अभियंता राजेंद्र शर्मा के नेतृत्व में बिजली निगम की टीम विद्युत कनेक्शन करने के लिए पहुंची थी, लेकिन यहां ग्रामीणों ने विद्युत विभाग की टीम के साथ अभद्रता की और उन्हें कनेक्शन जोड़ने नहीं दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने विद्युत विभाग द्वारा कनेक्शन जोड़ने के लिए लगाई जा रही सीढ़ी को भी फेंक दिया। वहीं बिजली विभाग के सहायक अभियंता से उलझने लगे। जब मामला बढ़ने लगा तो सहायक अभियंता अपनी टीम के साथ बैरंग लौट गए। सहायक अभियंता ने बताया कि आगामी 1 या 2 दिन में पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर जाकर विद्युत कनेक्शन जोड़ा जाएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। करौली के मंडरायल में किशोरी का शव मिलने के मामले में हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर चल रहा धरना प्रदर्शन खत्म हो गया। प्रदर्शनकारियों की सभी मांगे मानने पर धरना समाप्त हो गया। 3 दिन में आरोपियों की गिरफ्तारी, पीड़िता का मेडिकल निष्पक्ष जांच, पीड़ित परिवार को 5 लाख की आर्थिक सहायता, परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी और परिवार को सुरक्षा का आश्वासन दिया है। धरने में करौली, धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया सहित भाजपाई परिवारजन और ग्रामीण शामिल थे। दरअसल बुधवार सुबह ट्यूशन पढ़ने गई नाबालिग किशोरी का शव मंडरायल किले में पड़ा मिला था। मृतका का पोस्टमार्टम होने के बाद परिजन और ग्रामीण हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होने तक शव नहीं उठाने पर अड़ गए। जिसके साथ में दुष्कर्म सर्व समाज का धरना कल से यहाँ चल रहा था। मैं डॉक्टर केवड़लाल मीणा जी, भारतीय जनता पार्टी और सर्व समाज के लोग, पूरे जिले के लोग दूर दूर से यहाँ बच्ची को न्याय दिलाने आए। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ कि उनके दबाव के कारण जो सर्व समाज की 5 मांगे थी, आज प्रशासन ने दबाव के झुक के उन 5 मांगों कौन सी मांगे मानी है? मुख्य मांग थी कि आरोपियों को 3 दिन में गिरफ्तार करे। दूसरा, निष्पक्ष रूप से मेडिकल मुआयना हो, उसके लिए बोर्ड गठन किया, उसकी जांच सही हो। तीसरा, उसको अधिक से अधिक आर्थिक मुआवजा मिले। तो जिला कलेक्टर से बात करके जो नियमानुसार 5 लाख तक का था, जिला कलेक्टर के अधीन था, वो यहाँ पे उन्होंने हाँ कर दिया। बाकी उन्होंने मुख्यमंत्री जी तक भेजने का विश्वास। अब आपको दिखाने जा रहे हैं हम राजस्थान के 3 शहरों की तस्वीरें, जहां पहली बारिश ने नगर निगम की पोल खोलकर रख दी। सड़कें जलमग्न हो गई हैं, अंडरपास में पानी भर गया है और कहीं भारी बारिश में लोगों का चलना मुहाल हो गया है। पहली तस्वीर अलवर की है, जहां बारिश के बाद शहर की सड़कों पर पानी भर गया। जहां तक नजर जा रही थी, वहां तक शहर की सड़कें डूबी हुई नजर आ रही थीं। मूसलाधार बारिश ने नाले का पानी भी सड़क पर ला दिया और नजारा बाढ़ सा बन गया। दूसरी तस्वीर भरतपुर की है, जहां भारी बारिश की वजह से लोग परेशान हो गए। उनका सड़क पर चलना दुभर हो गया। तेज हवा के साथ बारिश ने शहर की रफ्तार को रोक दिया। वहीं बाजार वाले इलाकों को नाले का पानी सड़क पर आ गया। वहीं तीसरी तस्वीर बारा की है, जहां अटरू मुख्यालय पर रेल फाटकों को बंद कर अंडरपास बनाया गया था। वो पहले ही बारिश में पूरी तरह से भर गया और आवागमन बाधित हो गया। उधर मानसून की तैयारियों को लेकर जयपुर के नगर निगमों द्वारा कराई जा रही नालों की सफाई की मॉनिटरिंग अब सख्त होगी। राजधानी के करीब 1000 नालों की सफाई के कार्य
करवा रहे नगर निगमों की सफाई की पोल खोलते हुए न्यूज 18 राजस्थान ने कल रियलिटी चेक की खबरें प्रसारित की थी। इसके बाद नगर निगम ग्रेटर महापौर सौम्या गुर्जर ने कहा कि जो भी शिकायतें सामने आई हैं उसमें किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। मेयर ने कहा जिन जगहों पर नाला सफाई में औपचारिकता पूरी की जा रही है ऐसे ठेकेदारों का भुगतान रोक दिया जाएगा। इसके साथ ही स्थानीय पार्षद और जनप्रतिनिधियों की सहमति के बाद ही नाला सफाई के लिए भुगतान किए जाएंगे। सफाई के लिए शुरुआत से जो विलंब हुआ तो उसकी वजह से किसी भी वजह से जल भराव की स्थिति शहर में नहीं पैदा होनी चाहिए। इसके लिए हम गंभीर थे और एक्स्ट्रा मैन फोर्स के लिए भी कहा कि आदमी आप एक्स्ट्रा बढ़ाइए, क्योंकि 1 जुलाई से पहले नाले सफाई हो जानी चाहिए। अभी हमारी 50% से ज़्यादा नाले हैं वो साफ़ हो चुके हैं, पर कहीं कहीं जनप्रतिनिधियों की शिकायतें आई कि नाले साफ़ नहीं होते हैं, कागजों में नाले साफ़ नहीं हो। इसके लिए हम जनप्रतिनिधियों की भी उसमें स्वीकृति या जनप्रतिनिधियों की सहमति लेटर कि हाँ उनके वार्ड के नाले साफ हो गए हैं, वो सहमति लिए बिना नालों को या नालों का जो काम कर रहे हैं उसका भुगतान नहीं किया जाए। खबर भरतपुर से है। भरतपुर में पहली बारिश के दौरान ही नगर निगम की पोल खुल गई। नालों की सफाई न होने के कारण कई जगह जल भराव से लोगों को परेशानी हुई। न्यूज 18 राजस्थान पर खबर चलने के बाद जिला कलेक्टर आलोक रंजन खुद शहर के दौरे पर निकले और उन्होंने जल भराव वाली जगहों का निरीक्षण किया। साथ ही शहर के लोगों से भी वार्तालाप कर सुझाव मांगे। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर के साथ नगर निगम प्रशासन और यूआईटी प्रशासन भी मौजूद रहा। साथ ही जिला कलेक्टर ने लोगों से भी अपील की है कि नालों में कचरे को न डालें, जिससे नाले अवरुद्ध न हो। आज आई है और जगह जगह जो है जलभराव की समस्या देखने को मिली ही, और उसी समस्या का समाधान के लिए है खुद जिला कलेक्टर जो है शहर के दौरे पर निकले हैं और उन्होंने हालातों का जायजा लिया कि कहाँ पर जो है जल भराव की समस्या है और नालों की सफाई कहाँ पर नहीं हो रही है। उन्होंने नगर निगम यूआईटी के दस्ते को अपने साथ में लिया है और उनसे लगातार जो है वार्ता कर रहे हैं और सफाई के जो है निर्देश दे रहे हैं। लगातार जहाँ जहाँ समस्या मिली थी वहाँ पर जो है निस्तारण के निर्देश दिए जा रहे हैं। नगर निगम कमिश्नर हैं कमलराम मीणा, वो उनके साथ में हैं और जिला कलेक्टर खुद शहर के दौरे पर निकले हैं। पूरे शहर का उन्होंने दौरा किया है। उनसे बात करेंगे। सर, आज शहर के दौरे पर निकले, आज पहली बारिश थी और उसी में देखा गया है कि जगह जगह पानी की समस्या मिली है। देखिए, जगह जगह तो नहीं, पर हाँ ये एरिया में लोगों के मेरे को मैसेज आए, आपके द्वारा भी मुझे मैसेज मिले, तो मुझे लगा कि मैं यहाँ देखूँ। नगर निगम ने जो अपनी कार्य योजना बनाई है उसमें ये एरिया विशेष रूप से, चूँकि मार्केट एरिया है और मार्केट एरिया में बहुत कंजस्टेड गलियाँ हैं और साथ में यहाँ के जो नाले हैं, ड्रेन, वो समय के साथ सड़क बन गई है, ऊंची हो गई है, तो वो बंद हो गई है पानी। तो आई थिंक अभी हमने लोगों से भी बात करी और साथ में ये भी देखा कि पॉलीथीन बहुत बड़ा जो है इसमें रोल प्ले कर रहा है। तो दोनों चीज़ें हैं। नगर निगम को निर्देश दिए हैं कि वो इन नालों की सफाई थोड़ी बेहतर तरीके से करें और इनके लोगों के साथ तालमेल बिठा के करें, क्योंकि मार्केट मंगलवार को बंद रहता है। उसके अलावा नाइट में ही काम हो पाता है, दिन में काम होना पाना संभव नहीं है। तो जब लोगों के साथ बात कर लेंगे तो 2-3 दिन में इसको ऐसा शेड्यूल बनाएंगे कमिश्नर साहब कि इसको क्लीन सफाई करवा देंगे और उसके बाद लोगों से ये निवेदन रहेगा कि पॉलीथीन का उपयोग जो है वो बंद करें और साथ में जो पॉलीथीन आ रही है यूज़ में उसको डस्टबिन में रखें और वो अपने घर यहाँ बाहर में एक पॉलीथीन में बांध के उसको रख दें ताकि शाम को हमारे सफाई कर्मचारी ले जाएं, वो कचरा यहाँ नहीं जाए। तो मुझे लगता है मानसून के समय एक बेहतर स्थिति होगी। ये तो नहीं कह सकते कि पूरी तरह से निजात मिल जाएगा, लेकिन एक बेहतर स्थिति मिलेगी। सर, शहर से बाहर के जो नाले हैं उनकी मशीनों द्वारा जो है सफाई करा दी जाती है, लेकिन शहर में जो है सफाई करने में छोटे छोटे नालों की परेशानी होती है, उनको लेकर के क्या विशेष जो है? आई थिंक अभी तो वो मैन्युअली कर रहे हैं। ऐसी कई तकनीक आई हैं जिस पर नगर निगम चाहे तो वो रोबोटिक्स के माध्यम से कर सकता है, पर ऐसा नहीं है कि नाले एक्सेसिबल नहीं है। ये ज़रूर है कि इसमें लगभग 50 मीटर की दूरी पर ये ढक्कन हटा के उसकी सफाई कर रहे हैं, लेकिन हमने ये पाया कि उसका वेरीफाई करना मुश्किल है कि सफाई हुई कैसे। केवल फ़ोटो से देख सकते हैं, तो वो नगर निगम इस पर काम करेगा। हो सकता है वो एक आध रोबोट इस तरह के खरीद ले या इस तरह के डिवाइस खरीद ले जिससे कि नाले के अंदर देखा जाना संभव हो, रोशनी हो, कैमरा हो, पता लगे सफाई हुई कि नहीं हुई। इसके अतिरिक्त तो मुझे लगता है अभी क्योंकि समय बहुत ज़्यादा नहीं है तो इनकी सफाई ही पे ध्यान रहना चाहिए ताकि पानी जो है फ्लो के निकल जाए। और कर लेते हैं बड़ी खबर का जोधपुर से। ये बड़ी खबर है जहां पर आईटी ने एक्शन लिया है। शहर में इनकम टैक्स ने कार्रवाई को अंजाम दिया। सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। करोड़ों की नकदी प्रॉपर्टी के कागजात मिलने की सूचना मिल रही है। बड़ी मात्रा में अघोषित आय प्राप्त करने की भी सूचना है।
फिलहाल विभाग की ओर से इसके लिए कोई भी पुष्टि नहीं की गई है। विभाग की टीमें लगातार कार्रवाई को अंजाम दे रही हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।